साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि अभी तक हमने बहुत सारे पार्ट्स को कवर किया है, बट आज के लेक्चर में मैं यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करूँगा। और वो इम्पोर्टेंट बात जो होने वाली है, जैसा कि हमने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को लेकर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है और मैंने उसमें बहुत सारी बातों को क्लियर किया था, बट अब हम उसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं, ठीक है? जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आज हम आपके लिए इस पर बात करने वाले हैं कि आपको कैसा अप्रोच रखना है, कौन-सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, कैसा आपको वो चीज़ों को हैंडल करना है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो जैसा कि इस चैनल पे जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, उनको तो ये पता ही चल गया है कि हम किसी भी एग्ज़ाम को इंडिविजुअल नहीं देखेंगे, हम उसको केवल एक एग्ज़ाम मानेंगे कि वो हमारा क्या है, जेआरएफ का एग्ज़ाम है, राइट? तो ये एक सबसे बड़ा चेंज है कि आपको किसी एग्ज़ाम को ये नहीं सोचना है कि वो सीएसआईआर है या डीबीटी है या आईसीएमआर है, तो हम केवल इतना समझेंगे कि वो हमारा जेआरएफ का एग्ज़ाम है। तो इस पूरे पार्ट के लिए आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं, एक सेपरेट वीडियो है। बट जो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट को बात करने वाले हैं, वो है कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं उनकी बात करूँगा जो अभी कई बार से वो परीक्षा दे रहे हैं और किसी भी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है? अब वो कारण कुछ भी हो सकता है, तो फिर मैं उस कारण पे अभी नहीं जाऊँगा, सबके अपने-अपने एक स्पेसिफिक कारण हो सकते हैं। बट आपको पढ़ाई तो करते रहना है और ऐसे बच्चों के साथ जो रिपीटर्स हैं, ठीक है? अभी हम पहले उनकी बात करेंगे जो बच्चे रिपीटर्स हैं। तो रिपीटर्स बच्चों के साथ ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि उनको ये लगता है कि हमने ये टॉपिक यहाँ से पढ़ लिया, हमने ये बुक भी पढ़ लिया, हमने वॉटसन भी पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ लिया। मतलब ऑब्वियस सी बात है उनको सारी नॉलेज होगी ही कि हाँ, कौन से टॉपिक को हमको कहाँ से पढ़ना है, राइट? तो मान के चलते हैं जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए आपको पता ही होगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए जो सबसे अच्छी बुक मानी जाती है वो क्या है? वॉटसन है, ठीक है? और बायोकेमिस्ट्री के लिए जो अच्छी बुक मानी जाती है, वो जो सबसे अच्छी बुक है वो आपका लेलिंजर है, राइट? तो ये चीज़ तो आपको पता ही है, ठीक है? आपने इससे पढ़ाई की होगी, बट मेरा कंसर्न ये है कि थोड़ा-सा आपको अपनी चीज़ों को मतलब कह सकते हैं ना, वैसे मेरे डिक्शनरी में तो बोर वर्ड तो नहीं आता है कि हम किसी को पढ़ते-पढ़ते बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो गए, क्योंकि पढ़ाई का कोई अंत नहीं होता है। मैं भी पढ़ता रहता हूँ, आप भी पढ़ रहे हैं और जो बड़े-बड़े साइंटिस्ट होते हैं, वो भी अपने जीवन पर्यंत जो होते हैं, वो पढ़ते रहते हैं। बट ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप में थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेशन आया होगा, तो उसका जो मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आप उसको अप्लाई करके देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि बायोकेमिस्ट्री के लिए लैलिंजर बुक डिस्क्राइब है, तो सिर्फ़ लैलिंजर में ही वो पार्ट दिया हुआ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ। आप क्या करिए, बहुत सारी बुक्स होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक टॉपिक है एंजाइम्स, राइट? या आपका टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है? ईटीएस है। या प्रोटीन फोल्डिंग है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो टॉपिक केवल और केवल लैलिंजर से ही आप पढ़ेंगे या लैलिंजर में ही दिया है, ठीक है? और अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा और कहीं पर अगर आप एग्ज़ाम में धोखा खा गए उस टॉपिक से, तो यानी कि आपने अभी उसके बहुत सारे पार्ट्स को कवर नहीं किया है या कुछ तो कमी रही होगी, ठीक है? तो उसके लिए जो मैं तरीका बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि अब तो पीडीएफ अवेलेबल है बहुत सारे बुक्स में, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल हैं जहाँ से आपको ईज़िली बुक अवेलेबल हो जाएगी। तो ख़ैर वो सब में आप पारंगत हैं, आपके पास बुक अवेलेबल होगी, तो आपको करना क्या है कि अगर आपने एक बार एंजाइम्स लैलिंजर से पढ़ा है, तो अगर अभी आपको बोरियत हो रही है, तो आप उसको दोबारा व्हाइट एंड व्हाइट से पढ़ के देखिए। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे एंजाइम की डेफ़िनेशन बदल जाएगी। ठीक है? या फिर जो आपको एक आपका अभी जो एक भ्रम चल रहा है दिमाग में कि मैं सब कुछ पढ़ लिया हूँ, सब कुछ एकदम परफेक्ट हो चुका है, बट एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो रहा है या एग्ज़ाम के टाइम पर हमारी चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। तो ये जो आपका भ्रम है वो मान के चलिए आपका टूट जाएगा, ठीक है? तो आप क्या करिए, आप एंजाइम्स को, ईटीएस को व्हाइट एंड व्हाइट में पढ़िए और ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप वाटसन से ही पढ़े हैं, तो आप वाटसन से ही पढ़ेंगे। आप एक बार लैलिंजर में भी जाके देखिए, वहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में क्या बातें दी हुई है और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको बहुत सारी नई बातें पता चलेंगी, ठीक है? अगर आपने सेल सिग्नलिंग अगर आपने सेल सिग्नलिंग ब्रूस एल्बर्ट से पढ़ा है, ठीक है? ब्रूस एल्बर्ट से पढ़ा है,
तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस बार सेल सिग्नलिंग लॉडिस से उठाइए, ठीक है? अब मान लीजिए अगर आपने दोनों से भी पढ़ रखा है, तो भाई किसी और बुक में भी देख लो, क्या दिक्कत है? ठीक है? तो ये तरीका आप अपना सकते हैं, जो ख़ास तौर से ये उनके लिए है जो रिपीटर्स बच्चे हैं। इसके अलावा आप छोटी बुक्स जो 10th-12th की बुक होती है, एनसीईआरटी बुक है, आप उसको रीड करिए, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो होंगी वो आपके लिए की फैक्टर हो सकती हैं, ठीक है? इसके अलावा जो हमारे नए बच्चे हैं, बिगिनर्स हैं, ठीक है? उनके लिए क्या करना है, पहली बात तो आप मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है, सारी बुक्स अच्छी हैं, कोई बुक खराब नहीं है। पहले तो आप ये देखिए आप मतलब मेरा सजेशन हमेशा रहेगा जो कि मैं बुक से ही पढ़ाता हूँ, तो पहली बात तो आपको ऑथेंटिक बुक ही फ़ॉलो करनी है, ठीक है? बट करना क्या है कि अगर आप बिगिनर्स हैं, तो अगर आप शुरू में ही ऑथेंटिक बुक पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है? तो आपको करना क्या है कि आपने बीएससी या एमएससी या आपने 12th लेवल पे कोई ऐसा टॉपिक होगा, मान लीजिए कि आपका सेल टॉपिक है, सेल साइकिल है, तो आपने कभी न कभी किसी न किसी बुक से तो आपने पढ़ा होगा या आपने कहीं कोचिंग की होगी जो आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, वो नोट्स आपके पास पड़ी होगी, राइट? तो आपको क्या करना है कि कोई भी टॉपिक मान लीजिए आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन उठाया, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले जाके एक बार इससे रिकॉल करेंगे, रीड करेंगे, ठीक है? एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ताकि ये जो एनसीईआरटी का झमेला है वो आपका यहीं पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है? बहुत टाइम नहीं लगेगा, वहाँ पे वैसे ही शॉर्ट में दिया होता है जिससे क्या होगा कि आपका एक ब्रीफ ओवरऑल पिक्चर क्रिएट हो जाएगा। देन फिर आप उसको ऑथेंटिक बुक से पढ़ेंगे कि हाँ, अगर मैं एंजाइम्स पढ़ रहा हूँ तो मैं लेलिंजर से अब उसको कवर करूँगा, ठीक है? मैं अगर बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहा हूँ तो मैं टीए ब्राउन से पढ़ूँगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और ज़रूरी नहीं है कि बायोटेक की केवल टीए ब्राउन में ही सारी चीज़ें अच्छी दी हैं। ग्लिक एंड पेस्टन बुक है या उसके अलावा कोई हिंदी राइटर की जो बुक हो सकती है, ठीक है? आप उनको भी पढ़िए, ठीक है? तो इस तरीके से आपको काम करना होगा, ठीक है? और जैसा कि आपको पता है कि अभी एग्ज़ाम जो है कि कोई नोटिफ़िकेशन नहीं है, हालाँकि कल कोई एक फ़ेक नोटिफ़िकेशन सर्कुलेट हो रही थी, तो ख़ैर वो सब जो भी होगा वो आपके सामने ही आएगा। बट आप इतना श्योर रखिए कि आपका सितंबर में पेपर होने वाला है, ठीक है? तो सितंबर के लिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, जून आपका एंड हो चुका है, ठीक है? जून आपका ख़त्म होने पर है, आपके पास केवल 2 मंथ्स हैं, जुलाई एंड अगस्त, ठीक है? तो इस महीने में ही आपको 2 महीने आपके पास हैं, ठीक है? आपको अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छे तरीके से आपको कार्य करना है, ठीक है? इसके अलावा बहुत लोगों को ये है कि हम क्या अप्रोच रखें, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करें, कितना सॉल्व करें, टेस्ट सीरीज़ करें, तो देखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? मेरा ऐसा सजेशन है, मेरा ऐसा मानना है कि आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है आप उसको पढ़ाई कीजिए, ठीक है? मैक्सिमम टाइम आप उसको रीड आउट कीजिए। ये मेरा सजेशन है, आपके सजेशन का भी ऑलवेज़ वेलकम है। आपका अपना अप्रोच हो सकता है, अगर आपको लगता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करके बहुत अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो आप वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है? बट जो रही बात प्रीवियस ईयर पेपर की, तो जैसा कि डीबीटी के केस में क्या है, अभी तो अब ये पेपर हो चुका है, अब नेक्स्ट बच्चे जो हमारे बिगिनर्स हैं उनके लिए ही है, क्योंकि मान के चलिए जो रिपीटर्स हैं, उनके लिए मैं नहीं कहूँगा कि आप डीबीटी तक का वेट कीजिए, क्योंकि डीबीटी अगले साल तक होने में आप और ज़्यादा आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तो आप इस पर तो आप जाइए ही मत, बट जो बिगिनर्स हमारे बच्चे हैं वो डीबीटी के पेपर को डाउनलोड कर लें, जो आपको 2008 से पेपर अवेलेबल हो जाएगा। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इसको सब, क्योंकि आपके पास लगभग 1 साल का समय है, तो आप इस सारे पेपर को एक बार सॉल्व कीजिएगा, समझिएगा, और बहुत सारे इसमें बेसिक चीज़ें रहेंगी जो आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये कुछ क्वेश्चन तो एनसीईआरटी बेस्ड पूछा गया है, ठीक है? तो ये उनके लिए हो गया, ठीक है? बाकी सीएसआईआर के केस में क्या है, जैसा कि आपको पता है, मेरा ऐसा मानना है, बाकी आप देख सकते हैं 2016 तक ही आप पेपर को सॉल्व करिए, ठीक है? अगर आप, क्योंकि अभी आपके पास टाइम भी कम है, राइट? जो अभी के लिए देख रहे हैं, करंट के लिए, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, 2 शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं, तो जो आपका 2021 में हुआ उसके 2 पेपर अवेलेबल हैं, मान लीजिए 2020 में हुआ उसके 2 पेपर अवेलेबल हैं, 2019 में क्या हुआ था कि मतलब जो भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी सीए एनआरसी की वजह से, जहाँ पे एक 15 तारीख को पेपर हुआ था और एक 27 दिसंबर को पेपर हुआ था, ठीक है? तो ये 2 पेपर आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है? इसके अलावा 2019 का जून का पेपर है,
फिर 2018 वाले सीक्वेंस में आपको 2-2 पेपर मिल जाएँगे, तो अगर आप इसको काउंट करेंगे 2, 4, 6, 8, 10 पेपर जो है, तो मतलब एक आपको इस पेपर का पैटर्न समझने के लिए इतना सफिशिएंट है और ऐसा मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा पेपर के क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं सीएसआईआर में, इनका एक अपना अलग लेवल है, ठीक है? बट फिर भी आप इतना ज़रूर करके जाइए, इस जो तो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, कंडक्ट होने वाला है इस बार का, तो एट लीस्ट आप इतना टारगेट करिए कि आप 2018 तक के एक बार सीएसआईआर के पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए कि वहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या उनका कुछ फेवरेट टॉपिक है, ठीक है? और रही बात अगर हम दूसरी इम्पोर्टेंट बात करते हैं जो कि आईसीएमआर के रेफरेंस में है, तो अगर आप इसका देखेंगे तो इसका 2018 से ही पेपर अवेलेबल है, तो आपके पास केवल 2018, 19, 20 और 21, ठीक है? ये 4 साल का पेपर आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप इसको पेपर को लगाइए, सॉल्व करिए, ठीक है? और यदि आपको लगता है कि हाँ, मैं कोई टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकता हूँ या आपका कर सकते हैं तो वेल एंड गुड आप उसको भी करिए, टेस्ट सीरीज़ भी जॉइन कर सकते हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है? और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एग्ज़ाम्स में के क्वेश्चंस जो होते हैं वो अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं, नॉर्मल पूछते हैं, तो आप भी अपने बेसिक चीज़ों को मत भूलिए, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बार-बार बताता हूँ, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, आप इस बात को नोटिस कर लीजिए, ये एक रिवीज़न जितना ज़्यादा आपका रिवीजन होगा ना, उतनी ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस होगी। आप लाख पारंगत हो चुके हों और अगर आपने 1 महीने अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी, तो आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? तो तैयारी के समय आपको ये रखना है, चाहे आप अपने हफ्ते में 1-2 दिन को डिसाइड कर लीजिए या सैटरडे, संडे रख लीजिए, ठीक है? या इससे भी अच्छा तरीका है कि आप भाई ऑब्वियस सी बात है कि आप हर दिन 1 या 2 घंटे जो है, वो क्या करिए, 1 या 2 घंटे जो है ना, वो आप अपनी पुरानी चीज़ों को रिकॉल कीजिए। पुरानी चीज़ों को रिकॉल करने का मतलब है कि आपको स्पीड भी बढ़ानी होगी, ठीक है? ये सब चीज़ें आप करते-करते सीखेंगे, ठीक है? तो पुरानी चीज़ों को रिकॉल करना होगा और कुछ जो लर्निंग चीज़ें मान लीजिए कि अगर आपने करंट एक साइमल्टेनियसली 2 काम आपको करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप एक तरफ कोई नया टॉपिक उठाइए जो आप बड़ी बुक से पढ़ रहे हैं, ब्रॉड लेवल पे आप पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है? उसके अलावा आपको क्या करना है, एक आप शॉर्ट में उठाइए, जिसको आपको केवल रीड आउट करते जाना है, जो आपका रिकॉल है, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपके साइमल्टेनियसली 2 चीज़ें तैयार होती जाएँगी और बायोलॉजी में कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ बार-बार आपका रिवीज़न का बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे आपके कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे मान के चलिए आपका विटामिन्स है, ठीक है? यहाँ से ये चीज़ें लर्निंग वाली हो गई, हार्मोन्स लर्निंग वाला हो गया, ठीक है? तो आप इसको डेली रिकॉल कीजिए, कुछ दिन में रिकॉल कीजिए, ठीक है? तो ये मेरा एक इम्पोर्टेंट सजेशन है कि रिवीजन आप मस्ट कीजिए, ठीक है? और ये मत सोचिए कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लिया हूँ या सैचुरेट हो गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, ठीक है? और ऐसा किसी कुछ भी नहीं है, सीएसआईआर हो, आईसीएमआर हो, कोई ना कोई आपका ज़रूर क्रैक हो जाएगा और सीएसआईआर ने बोला भी है कि मैं 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराऊँगा, तो आप इस साल को अपना आखिरी मानिए, ठीक है? और मेरा जहाँ तक है कि आपको यहाँ पे 3 पेपर अवश्य देने को मिल जाएँगे, एक सीएसआईआर का 2 बार और एक आईसीएमआर का, ठीक है? तो इस तरीके से आप अप्रोच रखिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है? बाकी कोई भी अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मेरे को, ठीक है? हालाँकि मैंने यहाँ पे काफ़ी पार्ट्स को कवर कर दिया है कि आपको बुक्स के बारे में आपको नॉलेज ही होगा, बाकी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं स्पेसिफिक कि मैं कौन से टॉपिक को कहाँ से पढ़ूँ, तो मैं उसको अच्छे से रिप्लाई करूँगा जो मेरे हिसाब से बेस्ट है, ठीक है? तो कुल मिला के आपको थकना नहीं है, हारना नहीं है और एग्ज़ाम के नोटिफ़िकेशन का आप क्यों वेट कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है? मानता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है बट आप थोड़ा-सा इस बात को कंसीडर करिए ना कि सितंबर में पेपर होगा, ठीक है? और आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि क्या अगर 10 दिन के अंतर्गत पेपर करा दिया जाए तो आप उसके लिए कितने तैयार हैं, ठीक है? तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी आप एग्ज़ाम को एज़ अ सितंबर मान के, ठीक है? और आज से ही अभी से इसी क्षण से, ठीक है? वापस से आप पढ़ने बैठ जाइए, चाहे आप रिपीटर्स हों, ठीक है? और चाहे आप इनिशियली आपने स्टार्ट किया है, ठीक है? और जो इनिशियली स्टार्ट किए हैं उनके लिए भी मेरा सजेशन है, ये मत सोचिए कि अरे मैंने तो अभी स्टार्ट किया है तो मेरा इस बार नहीं होगा, मेरा तो 2023 से पहले नहीं होगा, ठीक है? तो ये इस चैनल पे जो बच्चे जुड़ते हैं वो ऐसे बातें नहीं करते हैं, ठीक है? तो ये बातें करना बहुत ही गुनाह का काम है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है, बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, आज ही से आप शुरू करिए, पेपर देंगे, फॉर्म भरेंगे, जब आप वहाँ पे बैठेंगे, कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, क्या पता आपका पीछे का बैकग्राउंड नॉलेज अच्छा हो, थोड़ा-सा ही आपको
मतलब एफर्ट करना है और आपका इसी साल सिलेक्शन हो जाए, ठीक है? तो हमेशा आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है और ये सोचिए अगर आप इस बार अच्छे से पढ़ाई करके पेपर देंगे, अभी से शुरू कर दिया, तो आपका एंड एंड तक हो जाएगा 2022 तक, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपको कोई बुक्स के बारे में आपको पूछना है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है? बाकी रही बात हाँ, कुछ और भी बुक्स जो हैं, तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट ओवरऑल सारी बुक्स अच्छी हैं, बाकी जो बेसिकली आपके जो पाथफाइंडर की बुक है, ठीक है? ये भी आप प्रेफ़र कर सकते हैं, बट आप इनको एज़ मतलब ओरिजिनल मत मान लीजिए। मेरा ये कंसर्न है ना कि आप बड़ी बुक को मत छोड़िए कि आपने पाथफाइंडर खरीद लिया या आप कोई भी खरीद लीजिए, कैटलिस्ट खरीद लीजिए, आईफ़ास्ट खरीद लीजिए, सारी बुक अच्छी हैं, सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, किसी में कोई गलती नहीं है, ठीक है? बट मेरा ऐसा सजेशन है कि आप इस बुक को तो पढ़िए प्लस साथ में आप ऑथेंटिक बुक को ज़रूर पढ़िए, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा कि आप लॉडिस के बारे में क्या जानते हैं या लॉडिस सेल सिग्नलिंग आपने वहाँ से पढ़ी, तो ऐसा ना हो कि नहीं भाई मैंने तो पाथफाइंडर से ही पढ़ा हुआ है या कैटालिस्ट से पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप वहाँ से पढ़िए, आपको इन तीनों बुक में या इसके अलावा भी हो सकता है मुझे नहीं पता हो कि मार्केट में और कौन-कौन सी बुक हैं, ठीक है? तो आपको जो अच्छी लगे आप वहाँ से पढ़ाई करिए बट आप ऑथेंटिक बुक को भी ज़रूर पढ़िए, ठीक है? इसके अलावा टूल्स टेक्निक के लिए पाथफाइंडर की बुक काफ़ी अच्छी है, आप वहाँ से प्रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है? तो मोस्टली ये सारी चीज़ें हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम आप चीज़ों को रिकॉल करिए, ठीक है? बाकी तो आशा है कि ये पार्ट आज आपको अच्छा लगा होगा, कुछ आपको मोटिवेशन भी मिला होगा कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है? बाकी आपको कुछ भी कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।